हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? सिस्टम विच सप्लाइज ब्लड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। सो व्हाट आर दीज पार्ट्स? ब्रेन, लंग्स, किडनीज, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, बोन्स एंड मसल्स। सो ये जो पार्ट्स है वो हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स है। ओके, सो इन पार्ट्स को ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ब्लड का काम क्या है? To carry oxygen as well as CO2 and nutrients and waste. So, circulatory system is a system which supplies blood to each and every part of the body to perform its function properly. Okay, so let's see its parts. Components of circulatory system. यहाँ पे तीन parts हैं। एक है blood, दूसरा blood vessels, तीसरा heart। ये तीनों मिला के बनाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे blood. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue which is derived from mesoderm. If we see its features, its color is slightly red, its pH is 7.4, its taste is slightly salty. If we consider flow, it is viscous. It is due to presence of blood cells and quantity. जो adult होते हैं उनमें लगभग 5 लीटर blood होता है. Okay, and it contributes about 8% of total body weight. So let's see composition of the blood. Blood is composed of two parts. One is plasma, second one is blood cells. अगर हम देखेंगे प्लाज्मा, so it is pale yellow color liquid which is slightly alkaline in nature. That is, इसका pH 7 से आगे होगा. Next, if we consider the composition of the plasma, it contributes about 90 to 92% water. So ये मैक्सिमम जो इसका हिस्सा है वो वाटर से बना है और रिमेनिंग जो पार्ट है 8 to 10% वो बना है सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक आयंस। अगर इसमें भी हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना है। सो देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। सो if we see the blood, there are two parts. One is plasma, second one is blood cells. So पहले हम देखेंगे composition of the plasma. So plasma is mainly made up of 90 to 90% of water. Okay, and 8 to 10% part is made up of solutes. उसमें भी maximum जो contribution है वो है plasma proteins का. So वो कौन से proteins है? पहला तो होता है albumin जिसका contribution है 54%. सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 38%. थर्ड वन इज फाइब्रिनोजन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 7% एंड इट हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन. जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड आता है. सो ब्लड लॉस ना हो इसके लिए फाइब्रिनोजन हेल्प करता है टू फॉर्म द क्लॉट. नेक्स्ट वन इज हिपैरिन. इट इज़ अ एंटी कोएगुलेंट इन नेचर. इसका काम क्या है कि जो हमारा ब्लड है, हम देखते हैं एक ऑब्जर्वेशन कि हमें जब भी इंजरी होती तो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है और फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन अभी वो इंजरी को स्टॉप करने का काम तो फाइब्रिनोजन का है. पर ये कब लागू होता है? जब आपको इंजरी हुई है. लेकिन अगर आपको इंजरी नहीं हुई है, अगर ब्लड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना है, ओके, सो उसको लिक्विड स्टेट में होना ज़रूरी है. तो ये हिपैरिन काम करता है टू कीप इट इन लिक्विड स्टेट. Next one is a prothrombin. It is also part of fibrinogen. Okay. Then दूसरा पार्ट है न्यूट्रिएंट्स. सो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अमीनो एसिड्स, सेकंड वन इज ग्लूकोज, थर्ड वन इज फैटी एसिड्स एंड लास्ट वन इज अ ग्लिसरॉल. सो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? पहले चीज़ तो हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उनको ब्रेक डाउन किया होता है सिंपल पार्ट में. सो अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से. जो प्रोटीन्स हम ब्रेक डाउन करते हैं इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज इन ओरल कैविटी, तो उनमें से बनते हैं अमीनो एसिड्स जो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं. सेकंड वन इज ग्लूकोज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एंड थर्ड one is fatty acids which are obtained from fats, oils, the fatty material that we eat, and glycerol also part of the fats. Okay, next one is nitrogenous waste. अभी हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और जो अनवांटेड पार्ट है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. एग्जाम्पल यूरिया विच इज़ द डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, यूरिक एसिड. सेकेंड वन इज अ यूरिक एसिड.
which is a digestion product of nucleic acids. Third one is creatinine, and last one is ammonia. So these are the nitrogenous waste material which are carried out by plasma. Last third one is गैसेस. सो अभी गैसेस कौन कौन से होते हैं जो बॉडी में ट्रैवल करते हैं. पहली चीज़ तो मेन जो है हमारा ऑक्सीजन, सेकंड वन इज CO2 एंड थर्ड वन इज अ नाइट्रोजन. ऑक्सीजन का काम क्या है? टू ब्रिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ द फूड और ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी. देन CO2 एंड NO2 N2 ये तो हम एक्सलेशन थ्रू बाहर छोड़ देते हैं. नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक आयंस. अब इनऑर्गेनिक आयंस बॉडी में कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस. हमें पता है NaNCl एज वेल एज पोटेशियम आयंस. जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भी इम्पल्स को ट्रैवल होना होता है सो Na+K+ का इन्फ्लक्स एंड आउटफ्लक्स होना ज़रूरी है. तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन ये सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस हेल्प करते हैं. क्लोराइड आयंस मेनली रोल कहाँ पे प्ले करते हैं? जहाँ पे रिसेप्टर है, जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल गाबानर्जिक रिसेप्टर है, वो बेसिकली क्लोराइड चैनल पे काम करता है. सो दीज आर द डिफरेंट इनऑर्गेनिक आयंस विच आर प्रेजेंट इन आर प्लाज्मा. अभी हम अगर फंक्शंस देखेंगे प्लाज्मा के तो पहला है बैलेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर. ये फंक्शन टोटली कंट्रोल कौन करता है? तो अल्ब्यूमिन करता है. सेकंड वन इज अ फ्लूइड मीडिया फॉर ब्लड सेल्स. यस, सो प्लाज्मा का काम क्या है? ब्लड सेल्स को एज अ मीडियम प्रोवाइड करना, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो वहाँ पे हमें क्या लगेगा कि फ्लूइड मीडियम लगेगा. ओके, सो इट एक्ट्स एज अ फ्लूइड मीडिया. थर्ड वन इज कैरियर फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स. यस, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, और वो न्यूट्रिएंट्स हर सेल्स को ज़रूरी है, हर सेल तक पहुँचना ज़रूरी है टू कैरी आउट इट्स बेसिक फंक्शंस. बट अगर ये बेसिक फंक्शन कैरी आउट होने हैं तो उन तक वो न्यूट्रिएंट जाना भी ज़रूरी है. सो प्लाज्मा एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर एंड it acts as a carrier as well as it acts as a carrier for nutrients as well as metabolic waste. जो भी न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंच रहे हैं उनका यूज़ हो रहा है. यूज़ होने के बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल बनता है उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट. सो उसको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है. सो इट एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन. सो जो भी हम खाना खाते हैं सो कभी कभी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. सो अल्टीमेटली अगर वो ब्लड तक पहुंच भी जाते हैं सो उनको किल करना भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमें ग्लोबुलिन हेल्प करेगा विच इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन विच एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर फॉरेन मटेरियल. ओके, सो प्लाज्मा कंटेन डिफरेंट एंटीबॉडीज विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन. And last one, it maintains the blood viscosity. So this is the composition and functions of the plasma. So अब तक हमने देखा what is plasma, its composition and its function. अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे blood cells. So there are three different kinds of blood cells. One is red blood cells, that is RBCs. Second one is a platelets, that is thrombocytes, and third one is WBCs, that is white blood cells, which is also called as leukocytes. So पहले हम देखेंगे RBCs. So what is RBCs? These are also called as erythrocytes, which are red in color. If we see its structural parameters, its shape is circular and biconcave. Nucleus is totally absent to accommodate more amount of hemoglobin. ये जो न्यूक्लियस होता है RBC का वो सिर्फ कैमल में प्रेजेंट होता है, बाकी किसी स्पीसीज में नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज size. If we consider its size, it is about 7 micrometer in diameter and 2.5 micrometer in thickness. क्वांटिटी वाइज अगर हम देखेंगे जो अडल्ट मेल होते हैं उनमें आरबीसीज की क्वांटिटी होती है नियर अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. दैट इज 1 मिलीमीटर का अगर क्यूब होगा तो उसमें नियर अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकेंड वन इज फीमेल में कितने होते हैं आरबीसीज? इट इज़ अबाउट 4.3 to 5.2 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब. एवरेज लाइफ स्पैन जो आरबीसीज की होती है वो 120 डेज की होती है.
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। सो जो फीटस है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बच्चे हैं, सो उनमें जो भी इरिथ्रोपोएसिस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, वो स्प्लीन एंड लिवर में होगा। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज है एंड जो अडल्ट है, उनमें जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा वो रेड बोन मैरो में होगा। ओके, सो व्हाट इज रेड बोन मैरो? इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्जी एंड जेली पार्ट ऑफ द बोन। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसीज। सो जब भी आरबीसीज की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। एंड अगर कुछ रीज़न से आरबीसीज की क्वांटिटी अगर कम होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट होता है तो ब्लड लॉस होगा, तो उस केस में आरबीसीज की क्वांटिटी कम होगी। सेकंड इज अ फीमेल में सफर्ड विथ ह्यूज ब्लड लॉस ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो इस केस को हम कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। जैसे कि ये नॉर्मल लिमिट है, अगर उससे नीचे होता है तो उसको हम कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, अभी हम देखेंगे कि आरबीसीज में जो मेन पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन, which is present in the cytoplasm of the RBCs, and it carries oxygen. It carries oxygen from lungs to different parts of the body, that is tissue, cells and organs. So let's see its composition. Hemoglobin basically बना होता है 2 alpha chains and 2 beta chains. So these chains are nothing but the polypeptide chain, that is a chain of amino acid. Okay, and third part is heme group which contains 4 iron atom. Let's see its structure. अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन बेसिकली अगर हम उस वर्ड को ब्रेक कर देंगे, सो देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज हिम, सेकंड वन इज ग्लोबिन। सो पहले हम देखते हैं ग्लोबिन। सो व्हाट इज ग्लोबिन? It is a heme containing globular protein which is compact and rounded and is water soluble protein. So it is एक protein molecule है. Let's see here. So it is a protein molecule which is the globular in nature and it is water soluble and it contain heme. So there are 4 heme moieties. 2 are associated with beta rings and beta chains and 2 are associated with alpha chains. So let's see structure of heme. So heme, what is heme? It is a ring-like organic compound which is also known as porphyrin. So heme एक ring-like organic compound होता है जिसको हम कहते हैं porphyrins, and इसको 4 आयन के एटम अटैच होते हैं। That is, look at this structure, 1 2 3 4। ये जो 4 आयन के एटम अटैच्ड है, इनका काम क्या है? To bind the oxygen when it travels between lungs and tissue and transport this oxygen to cells. So जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, सो वो अल्वियोलाई से ब्लड में आ रहा है। सो जब वो ब्लड में डिजॉल्व हो रहा है, सो ये ऑक्सीजन जाके बाइंड किसको होता है? सो ये हिम को होता है। सो हिम this oxygen gets binds to him to form oxyhemoglobin complex, and this complex reaches to cells and tissues. सिमिलरली जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर रहे हैं, CO2 बॉडी से ब्रीथ आउट कर रहे हैं, सो ये हीमोग्लोबिन नॉट ओनली कि ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, इट ऑल्सो बाइंड्स टू दी CO2 टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच देन रिमूव द CO2 आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स। सो हीमोग्लोबिन का बेसिक काम क्या है आरबीसी में? टू ब्रिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2 बिटवीन सेल्स एंड एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट अगर हम हीमोग्लोबिन की लेवल देखेंगे, इन मेल इट इज़ अबाउट 13 to 18 ग्राम पर 100 ml, एंड अगर हम ये लेवल फीमेल में देखेंगे तो ये कितनी होती है? 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml। अगर इस लेवल से हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं एनीमिया। ओके, सो अगर हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं, दैट इज़ फटीग, थकान आना, डिजीनेस, थोड़ी बहुत चक्कर आना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लाइट हेडनेस, अगर ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हम डेफिनेटली कहेंगे हाँ बाबा कुछ तो प्रॉब्लम है, हमारे ब्लड में भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो चुका है जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। सो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। सो देयर आर डिफरेंट 6 केसेस ऑफ टाइप्स ऑफ एनीमिया। फर्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
second one is a pernicious anemia, third one is a aplastic anemia, next one is a thalassemia, fifth one is megaloblastic anemia, and most common, that is sickle cell anemia. So these are the different types of anemia which are caused due to deficiency of hemoglobin. So let's see the last part, that is function of RBCs, that is to transport the gases, that is O2 and CO2 between lungs and tissue. Okay, so this is the function of RBCs. So अब तक हमने देखा what is the structure of RBCs and its function. Now we will discuss about processing of RBCs. So इसको हम कहेंगे लाइफ साइकिल ऑफ RBCs. ओके, सो देयर आर टू प्रोसेसेस, वन इज प्रोडक्शन प्रोसेस, सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस. सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो RBCs कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? तो RBC का जो प्रोडक्शन साइट है वो है बोन मैरो. सो बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन मैरो एक सॉफ्ट जिलेटिनस एंड स्पॉन्जी टिश्यू है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारे मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन. तो ये सारे बोन्स में तो प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ जो हमारे थाई और हिप रीजन के जो बोन्स है वहाँ पे बोन मैरो होता है. ओके, सो जो भी हमारा बोन मैरो है उसके दो टाइप्स है, एक है रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो. और ये जो रेड एंड येलो बोन मैरो है वो फॉर्म होते हैं स्टेम सेल्स. ओके, सो इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है स्टेम सेल्स. So what are their different types of stem cells? One is mesenchymal stem cells which are present in the yellow bone marrow. Second one is hematopoietic stem cells which are present in the red bone marrow. So जो भी mesenchymal stem cells है उनका काम क्या है? Formation of the bone, cartilage and fats. मतलब हमारा बोन मैरो बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है दैट इज़ बोन, कार्टिलेज एंड फैट्स, उनको बनाने का काम किसका है? तो mesenchymal स्टेम सेल्स का है. और जो दूसरी चीज़ है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते रेड बोन मैरो में, उनका काम है प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. सो इनका काम क्या है? टू सिंथेसाइज RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ द RBCs. ओके, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे RBCs की. RBCs 120 डेज बाद डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसका डिस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे है वो देखते हैं हम. पहली चीज़ की 120 दिन बाद जो हमारे RBCs है तो उनको मैक्रोफेज एंगल्फ कर लेते हैं. तो RBCs के सरफेस पे कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं कि जो मैक्रोफेज डिटेक्ट करते हैं और उनको एंगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं. सो अभी हम मैक्रोफेज एंगल्फ कहाँ करेंगे? एक तो स्प्लीन में करेंगे, दूसरी चीज़ लीवर में करेंगे, तीसरी चीज़ लिम्फ नोड्स में करेंगे. सो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, सो वहाँ पे मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है. तो जिनका भी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो उनको एनगल्फ करना ही मैक्रोफेजेस का काम है. तो किस प्रोसेस से करेंगे वो प्रोसेस अब हमें देखना है. सो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस. ओके, सो जो हमारी मैक्रोफेज है वो क्या करेगी, जिस RBC का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका तो उसको पहले एनगल्फ कर लेगी, उससे बनेगा फैगोसाइट. ओके, दिस वेसिकल इज नथिंग बट फैगोसाइट. जो हमारा मैक्रोफेज है उसमें एक वेसिकल होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम. उसमें रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, स्पेसिफिकली एसिड्स, और इनका काम रहता है कि जो भी फैगोसाइट बना है उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देना. सो जब मैक्रोफेज RBC को एनगल्फ कर लेती है तो ये लाइसोसोम ये फैगोसाइट के साथ फ्यूज़ हो जाता है. जैसे फ्यूजन होता है उससे बनता है फैगोलाइसोसोम. इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो RBC को ब्रेक डाउन कर देते हैं. ओके, और उसमें से बनता है हिम एंड ग्लोबिन. मतलब वी कैन से ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ RBCs आर हिम एंड ग्लोबिन. सो अभी हम देखते हैं कि हिम एंड ग्लोबिन के साथ क्या होता है आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन. ओके, सो जो भी हमारा हिम पोर्शन है उसका ब्रेकडाउन 2 पार्ट्स में होता है. एक तो होता है आयन, दूसरा होता है बिलीरुबिन. सो जो आयन पार्ट है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा बोन मैरो को. सो बोन मैरो में आयन की ज़रूरत क्या है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू RBCs. एंड जो आयन का जो ट्रांसपोर्ट है बोन मैरो तक उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरिन. इट इज़ एन एंजाइम टू कैरी द आयन
फ्रॉम इट्स साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू बोन मैरो. ओके. एंड जो सेकंड पार्ट है बिलिरुबिन का, वो बिलिरुबिन कहाँ पे जाएगा? पहले तो वो जाएगा लीवर के पास, वहाँ पे वो बाइल के साथ मिक्स हो जाएगा एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा. लेकिन लीवर में एक प्रोसेसिंग होती है बिलिरुबिन के साथ, उसको कहते हैं हम कॉन्जुगेशन. सो लीवर का बेसिकली काम क्या है? टू मेक वाटर इंसोल्युबल मटेरियल इनटू वाटर सोल्युबल मटेरियल. सो वो क्या करेगा? जो ग्लूकोरोनिक एसिड है उसको बिलिरुबिन के साथ बाइंड कर देगा और वहाँ पे होगा उसका कॉन्जुगेशन. सो अभी ये वाटर सोल्युबल है तो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाएगा. सो अभी इसका प्रोसेसिंग तो हो गया, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बन गया. अभी ये बाइल के साथ मिक्स हो जाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा. जैसे ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है सो इसका जो एक्सक्रीशन है वो बाइल थ्रू होगा एंड यूरिन थ्रू होगा. सो बाइल थ्रू कैसे होगा? हमने डाइजेशन में देखा था कि जब हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है तो गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल. और बाइल की ज़रूरत क्या है बॉडी में? टू मिक्स द लिपोलिसिस. स्पेसिफिकली जो हमारा लाइपेज एंजाइम है तो ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स को. तो फूड मटेरियल का जो इमल्सिफिकेशन है वो काम बाइल करता है. ओके. सो बिलिरुबिन तो बाइल के साथ मिक्स हो चुका है. जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था तो बाइल तो रिलीज हो चुका है, तो उसके साथ बिलिरुबिन भी आया है हमारे गट रीजन में. तो वहाँ पे बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में. जैसे वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा वहाँ से वो अगेन लीवर के पास जाएगा. जो भी ब्लड लीवर में जाता है वो अल्टीमेटली किडनी के पास जाता है फॉर सेक ऑफ फिल्ट्रेशन एंड वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन थ्रू. ओके. सो दिस इज द एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन थ्रू यूरिन. एंड जो भी बिलिरुबिन हमारे गट रीजन में फूड के साथ मिक्स हुआ है वो पास थ्रू होगा अनडाइजेस्टेड पार्ट के साथ और फाइनली वो प्रोवाइड करेगा अ स्पेसिफिक कलर टू द फीसेस और स्टूल और वी कैन से वेस्ट मटेरियल. सो हमारा जो फीसेस और स्टूल होता है उसको जो स्पेसिफिक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो बिलिरुबिन की वजह से. सो फाइनली बिलिरुबिन बॉडी के बाहर आइदर फीसेस थ्रू जाता है और यूरिन थ्रू. एंड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो प्लाज्मा में ही रहेगा. अगर उसकी लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो गई तो हमें जॉन्डिस के सिम्टम्स मिलेंगे. जनरली मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन बॉडी में प्रेजेंट होता है और लीवर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है कि उतना अमाउंट में वो बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन जो एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन है वो तो ब्लड में ही रहेगा और फाइनली उसका रिजल्ट होगा जॉन्डिस. सो मलेरिया में जॉन्डिस के सिम्टम्स कॉमन होते ही है. ओके. सो ये तो हो गया प्रोसेसिंग ऑफ हिम. सेकेंड इज प्रोसेसिंग ऑफ ग्लोबिन. सो व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो इसका ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में और उसको सेंड बैक किया जाता है बोन मैरो में. तो बोन मैरो में तो ज़रूरत क्या है ग्लोबिन की? फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसीज. सो हमने एक देखा कि आयरन का भी रिसाइकलिंग हो रहा है और ग्लोबिन का भी रिसाइकलिंग हो रहा है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू आरबीसीज. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसीज. सो अब हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में. सो व्हाट आर डब्ल्यूबीसीज? WBCs are nothing but white blood cells which are also called as leukocytes. First we will see its structural features and then in detailed explanation. Okay. So first character is shape. There is no particular shape to the WBCs. Second, color. They are colorless. Third one is nucleus. Yes, nucleus is present in the WBC, but the shape of the nucleus is variable. Look at here. This is the bilobe nucleus. This is twisted nucleus. This is polymorphonuclear form of the nucleus. This is the enlarged nucleus and this is kidney shape or bean shaped nucleus. Next is movement. So WBCs move through blood vessels by a movement called as diapedesis. इसमें क्या होता है? जब WBCs blood vessels के थ्रू फ्लो हो रहे हैं लेकिन आपको इंजरी हुई तो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन WBCs को जाना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं तो वो डिफरेंट टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं तो उनको किल करना ज़रूरी है.
तो WBCs को ब्लड वेसल्स से बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें इंजरी हुई है। तो WBCs क्या करेंगे कि जो भी ब्लड वेसल्स का एक्सटर्नल लेयर है, जो एंडोथेलियल लेयर है, तो उसके बीच में जो गैप्स है एंडोथेलियल सेल्स के, उसके थ्रू वो स्क्वीज आउट हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डायापेडेसिस। दैट इज मूवमेंट of the WBCs through endothelial cells. Okay, so this is the diapedesis movement. Next one is the nature. They are phagocytic in nature. Phagocytosis means what? To engulf and kill. That is the phagocytosis. So nature of the WBC is what? It is a phagocytic in nature. If we consider size of the WBCs, these are about 8 to 15 micrometer in size. That is the diameter. Next is count. There are about 5 to 8,000 of WBCs are present per millimeter of cube. This is the common for both male and female. Okay, if this count abnormally increase, then we can call it as blood cancer. Okay, so let's see some terminologies. जब आरबीसीज रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ल्यूकोपोएसिस. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ WBCs विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोपोएसिस. अगर WBC का नंबर इंक्रीज हो गया एक पर्टिकुलर अमाउंट से, सो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस. एंड अगर WBC का नंबर कम हो गया, मतलब उसका काउंट अगर कम हो गया, तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया. ओके, सो let's see its classification. So leukocytes are classified into two categories. One is granulocytes, second one is agranulocytes. So what are granulocytes? They contain cytoplasmic granules. Means उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें granules present है. That's why they are called as granulocytes. And second one is agranulocytes, जहाँ पे granules बिल्कुल absent है. Okay, जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उनमें जो न्यूक्लियस है लोब्ड है. यस, हियर इट इज बाइलोब न्यूक्लियस, हियर इज अ ट्विस्टेड न्यूक्लियस, हियर इज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस. एंड जो अग्रैन्युलोसाइट्स है वहाँ पे कोई भी लोब्स नहीं है. दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, फर्स्ट वी विल सी ग्रैन्युलोसाइट्स. दिस ग्रैन्युलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज इओसिनोफिल्स, सेकंड वन इज बेसोफिल्स, थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स. तो अभी ये सोचना होगा कि इनको इओसिनोफिल्स दैट इज एसिडोफिल्स क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो एसिडिक डाइट से स्टेन हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं एसिडोफिल्स. सो उसका फंक्शन क्या है, पहले तो इसका हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे. एसिडोफिल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नियर अबाउट 3% है टोटल जितने भी WBCs हैं उनसे. उसका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है. थर्ड थिंग, इट इज़ अ नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर, मतलब ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ नहीं करता, बट इट इज़ द एंटीहिस्टामिनिक एक्शन. सो व्हाट इज द एंटीहिस्टामिनिक इन एक्शन? हिस्टामिन इज अ केमिकल मॉड्यूलेटर और कॉल्ड इट एज इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर. जब भी जहाँ भी हमें इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हिस्टामिन का रिलीज होता है, तो ये हिस्टामिन हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि पेन, हीट, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं. लेकिन अगर ये सिम्टम्स हमें दिखते तो हमें पेन होगा, हमें अनडिज़ायरेबल सेंसेशंस मिलेंगे, तो उसको कम करने का काम जो है वो एसिडोफिल्स का है. सो इट इज़ अ एंटीहिस्टामिनिक इन एक्शन, दैट इज इट डिक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन. सेकेंड वन इज बेसोफिल्स. उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अबाउट 0.5% है. उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्विस्टेड है. दीज आर ऑल्सो नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर एंड these basophils releases the histamine. yes, this is the inflammatory modulator, जिसकी वजह से हमें जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ पे पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग दिखेगी. एंड सेकेंड केमिकल जो बेसोफिल रिलीज करता है जिसको हम कहेंगे हिपैरिन. हिपैरिन के बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज़ अ एंटी कोएगुलेंट इन नेचर. जब भी हमें कोई इंजरी नहीं है, ब्लड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना है, तो ब्लड को लिक्विड स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस heparin. And third form of the granulocyte is neutrophils. So this is the structure of neutrophils which contain polymorphonuclear form of the nucleus. मतलब यहाँ पे बहुत सारे lobes हैं nucleus के, not only single or double. Okay, so these are the main phagocytic cells. And what is the action of the phagocytosis? To engulf the microorganism, then fuse that phagocyte with lysosome,
then digest that microorganism or kill that microorganism. So that is the function of neutrophils, and these are the main phagocytic cells, and which contributes about 50 to 60% of total WBCs. So these are the main soldier cells of our body which kills the invading pathogens. So these are about granulocytes. So there are three granulocytes: eosinophils, basophils, and neutrophils. Eosinophils and basophils are non-phagocytic in nature. Neutrophils are phagocytic in nature. Okay. Second is agranulocytes. So there are granules are totally absent. Okay. So there are two kinds of agranulocytes. One is lymphocyte. Second one is monocyte. Lymphocyte contributes about 25 to 30% of total WBCs, which contain enlarged nucleus. Okay. So nucleus is quite enlarged, means we can say there is a less quantity of cytoplasm. Second one is the monocytes, which are actual scavenger cells of our body, which contributes about 5% of the total WBCs. So why we can call it as a scavenger cells? Because जब भी जहाँ पे भी इंजरी हमें हुई है तो मोनोसाइट्स वहाँ पहुँच जाएंगे, बाद में वो उनका साइज़ है वो जो बढ़ा लेंगे, जो नॉर्मल साइज़ है उससे भी वो बड़े हो जाते हैं, और दे आर मेन फैगोसाइटिक इन नेचर. सो जब भी उनका साइज बढ़ जाता है तो वो फंक्शन करते हैं एज अ फैगोसाइट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, एंड देयर न्यूक्लियस इज अबाउट किडनी शेप्ड. ओके, सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लिम्फोसाइट्स. ओके, अगर हमने लिम्फोसाइट का क्लासिफिकेशन देखा तो लिम्फोसाइट, देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स. वन इज T lymphocyte, second one is a B lymphocytes. T lymphocytes are also called as T cells and B lymphocytes also called as B cells. So T lymphocytes का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होता है रेड बोन मैरो में. जैसे कि हमने देखा कि बोन के बीच में जो मिडुलर कैविटी होती है उसमें होता है बोन मैरो. वहाँ पे दो टाइप के बोन मैरो होते हैं, वन इज रेड बोन मैरो, अनदर वन इज येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो का काम क्या है? To produce RBCs, to produce WBCs, to produce platelets. Okay, so T lymphocytes is also WBC. So the production of the lymphocytes takes place in red bone marrow. प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन उसका मैचुरेशन भी होना ज़रूरी है. तो जो भी सेल्स T lymphocytes के प्रोड्यूस हुए हैं रेड बोन मैरो में, वो ट्रांसफ़र होते हैं थाइमस ग्लैंड को. सो ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है? जो हमारा चेस्ट बोन होता है स्टर्नम का, तो उसके ठीक पीछे बिटवीन लंग्स ये थाइमस ग्लैंड होती है, जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, और बाद में जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन, कोई माइक्रोब्स आता है और वो सेंसिटाइज करता है टी लिम्फोसाइट्स को, तो वो खुद के 4 क्लोन्स बना लेता है. उसमें से एक है टी हेल्पर सेल्स, सेकंड वन इज किलर टी सेल्स, थर्ड वन इज अ सप्रेसर टी सेल्स, एंड लास्ट वन इज अ मेमोरी टी सेल्स. So all this contributes to cellular immunity in order to kill the microorganism. Okay, and second form is B lymphocytes, which are divided into two cells. One is plasma cell, second one is a memory B cell. अगर हम प्लाज्मा सेल्स की बात करेंगे तो जो प्लाज्मा सेल्स है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जिनको कहते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज. अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म दूँ आपको एंटीबॉडीज़ का तो सिंपल गेम G फॉर IgG एंटीबॉडी, A फॉर IgA एंटीबॉडी, M फॉर IgM एंटीबॉडी, एंड E फॉर IgE एंटीबॉडी. अगर हम बात करेंगे D सेल्स की तो इट इज़ IgD सेल्स. सो दिस इज अ गेम D. सो दिस आर दी डिफरेंट एंटीबॉडीज विच आर सिंथेसाइज बाय प्लाज्मा सेल्स. सो एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? स्पेसिफिक एंटीजन को लोकेट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना. सेकेंड इज अ मेमोरी बी सेल. सो ये क्या करेंगे, वो जो भी किलिंग हुई है एंटीबॉडीज़ के थ्रू उनकी मेमोरी कैप्चर करके रखेंगे. अगली बार अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता भी है तो उसको मारना कैसे है. ओके, सो बी सेल्स कंट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द WBCs. एंड इफ वी कंसिडर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ WBC इज इट प्ले अ की रोल इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. यस, जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो ऑब्वियसली वो फॉरेन मटेरियल हमें इन्फेक्ट करने को ही आया होगा. सो WBC का काम क्या है?
तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको किल करना, एज वेल एज उसको कैसे किल किया है उसके मैकेनिज्म को स्टोर करना बॉडी में, और अगली बार अगर वो आता है तो उसको जल्द से जल्द बाहर उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना. So WBC play key role in immune system by killing the invading pathogens which include various microorganisms, bacteria, viruses and germs. So this is all about WBCs.